सामान्य बजट पर लगभग 10 घंटे चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने भाग लिया है और बहुत से अच्छे सुझाव भी आए हैं और आलोचना भी हुई है। जैसे विपक्ष के उनका धर्म है आलोचना करने का, उन्होंने किया भी। लेकिन मैंने जो सदन में बात कही कि हमारा राज्य 2011 के बाद से अभी तक के बाज़ार से ऋण नहीं लिया है और बाज़ार से ऋण नहीं लेने वाले जिसमें उड़ीसा है, त्रिपुरा है और तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, जिन्होंने अभी तक के बाज़ार से ऋण नहीं लिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित बहुत सारे राज्य हैं जो हज़ारों करोड़ के ऋण उन्होंने बाज़ार से लिया। भारत सरकार ने खुद बहुत बड़ी राशि बाज़ार से ऋण लिया है और वो करीब 47% पूरे जीडीपी के 47% खुद ने ऋण लिया है। तो हमारी वित्तीय स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारे जो रिपेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसकी भी स्थिति ठीक है और जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं और उसके अलावा भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में संचालित है। चाहे किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो और जो जिसमें जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है, रीपा की व्यवस्था है। साथ ही जितने भी हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं, हमारे रसोइया हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, सबके कोटवार और पटेल, हमारे नगर सैनिक सबके मानदेय और वेतन में वृद्धि भी हम लोगों ने की है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया कि 3,500 करोड़ का अधिक का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, न किसान, न आदिवासी, न मजदूर, न महिलाएं, न शासकीय कर्मचारी। अब उसके पास केवल आवास का मुद्दा है, उसका भी जवाब मैंने दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जो आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करीब 18 लाख लोग आवासहीन थे, जिसमें जो आवासहीन हैं, जो कच्चे मकान हैं, केवल 1 कमरे के हैं, 2 कमरे के हैं, इस प्रकार से करीब 18 लाख। उसमें से करीब 11 लाख मकान स्वीकृत हैं, 7 लाख से कुछ अधिक मकान बचे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं, मिस्ड कॉल करवा रहे हैं और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के अलग बयान है, बृजमोहन जी के अलग बयान है, केदार कश्यप के अलग बयान है, नेता प्रतिपक्ष के अलग बयान है। सबके बयान अलग अलग हैं और 18 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गया। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने तो कहा कि जितने आवेदन हैं हमको दे दीजिए, हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं और जो पात्र हितग्राही उसको देंगे। लेकिन हमने ये कहा कि जनगणना, हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया कि जनगणना हो ताकि एसीसीसी के भी सर्वेक्षण हो, ताकि जो 12 साल में जो नए हितग्राही हैं उसको भी अवसर मिले। लेकिन अभी तक के भारत सरकार ने जनगणना नहीं की। अभी स्थिति ये है और इसीलिए पात्र हितग्राही चयन करने के लिए उसकी घोषणा मैंने की, उज्ज्वला के भी और शौचालय की भी। उसकी स्थिति क्या है, इन सब के सर्वे कराने का मैंने घोषणा की और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये इन्होंने हस्ताक्षर ही किया और सहमति दी कि 5 साल ही क्षतिपूर्ति मिलेगी और
जून 2022 से मिलना बंद हो गया है और हर साल करीब 5-6 हज़ार करोड़ हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान है इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। 6,000 करोड़ राशि कम नहीं होती, और यदि उस समय असहमत होते और ये क्षतिपूर्ति 10 साल के बढ़ाते तो हमको मिलते रहता। और ये सीधी सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान है इसमें। या केवल कि एक चीज़ बताओ कि 10 साल का ऋण है वो परिपक्व होगा, वो किसके शासनकाल में लिया हुआ ऋण है? हमारी सरकार बने 4-4.5 साल हुआ है, निश्चित रूप से उन्हीं के कार्यकाल का है। और अभी तक के जो ऋण लोन रिपेमेंट की बात है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लगातार हम उसको रिपेमेंट भी करते जा रहे हैं। तो ये इनको तो मौका मिलना नहीं, रिपेमेंट हम ही करेंगे। और जब 2013 में फिर से इनकी सरकार बनी तो 14,000 करोड़ था, लेकिन 5 साल बीतते बीतते ये 42,000 करोड़ हो गए, मतलब 3 गुना ऋण। और हमने 2 गुना लिया, ये 3 गुना लिया। भारत सरकार की भी स्थिति वही है। भारत सरकार में जब 2014 में जब इसकी सरकार बनी तो 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया। 3 गुना भारत सरकार में बढ़ा, 3 गुना पिछले भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ा। देखिए, लगातार ये लोग चाहते हैं कि ये शांत प्रदेश न रहे, हिंसा भड़के, पुलिस हम पे आक्रमण करे, हमला करे, लाठीचार्ज करे। लेकिन जिस धैर्य के साथ हमारे पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने इसको हैंडल किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप सब ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का रायपुर का इनका प्रदर्शन आपने देखा, नारायणपुर की वीडियो भी आप लोगों ने देखा, कमरधा में भी ये लोग पुलिस के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया है, ये सब आपने देखा है। ये लोग चाहते हैं कि ये उग्र प्रदर्शन हो और उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएं। इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं और इस कारण से घटना कराना चाहते हैं। थैंक यू। आज पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही बड़े संख्या में रायपुर प्रवेश किए हैं और विधानसभा का घेराव, इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने स्थगन दिया था। स्थगन में विषय बिंदु रखे गए और रखने के बाद में उसमें हम लोगों ने आग्रह किया था चर्चा उसमें कराई जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश आपके बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और आपके महासमुंद से लेकर के कवर्धा तक पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हितग्राही पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस के सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया। 16 लाख आवास स्वीकृत है, सरकार के पास में राज्यांश की राशि नहीं है और लोगों को आवास से वंचित किया गया है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार इसमें भाग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार घिर रही है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए ये स्थगन को उन्होंने आग्रह कराया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि इसमें चर्चा होती, सरकार के तरफ से भी लोग बोलते, हम लोग भी बोलते, प्रदेश के जनता को लाभ होती, खास करके गरीबों को लाभ मिलता है इसका। लेकिन ये सरकार के आक्रमण्यता दिखाई दी और सामने आई है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लोगों का आवास छीनने का काम इस सरकार ने किया है, रोकने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। आज पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही बड़े संख्या में रायपुर प्रवेश किए हैं और विधानसभा का घेराव, इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने स्थगन दिया था। स्थगन में विषय बिंदु रखे गए और रखने के बाद में उसमें हम लोगों ने आग्रह किया था चर्चा उसमें कराई जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश आपके बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और आपके महासमुंद से लेकर के कवर्धा तक
पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हितग्राही पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस के सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया। 16 लाख आवास स्वीकृत है, सरकार के पास में राज्यांश की राशि नहीं है और लोगों को आवास से वंचित किया गया है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार इसमें भाग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार घिर रही है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए ये स्थगन को उन्होंने आग्रह कराया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि इसमें चर्चा होती, सरकार के तरफ से भी लोग बोलते, हम लोग भी बोलते, प्रदेश के जनता को लाभ होती, खास करके गरीबों को लाभ मिलता है इसका। लेकिन ये सरकार के अकर्मण्यता दिखाई दी और सामने आई है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लोगों का आवास छीनने का काम इस सरकार ने किया है, रोकने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। देखिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। संशोधन किए जाते हैं, यदि वो कह रहे हैं कि नियम लागू नहीं है तो नियम बनाए जा सकते हैं। विधानसभा इसी के लिए बना हुआ है, कानून बनाने के लिए। विधानसभा है नियम बनाने के लिए, बाकी कार्रवाई चलते रहती है, लेकिन विधानसभा की मुख्य भूमिका है कानून बनाना, मूल दायित्व है। और ये कह करके सरकार नहीं बच सकते कि इसमें कोई नियम नहीं है इसलिए हम इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। अनुकंपा नियुक्ति का उनका अधिकार है, जायज़ मांगों के लिए वो लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से ये सरकार की जिस प्रकार की गैर जवाबदारा बयान सामने आई है, इससे महसूस आप कीजिए कि उनके जो विधवाएं हैं या उनके जो अनुकंपा नियुक्ति जिनको मिलनी चाहिए उससे वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ लोगों के साथ में सरकार ने न्याय नहीं किया, बल्कि उनके साथ में अन्याय किया है और बहुत जल्दी उसका रास्ता, उसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए जिससे उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल सके। सुपेबेड़ा में लगातार मौतें हो रही है और लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। मंत्री जी आज तक पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, केवल योजना बना रहे हैं। पिछले समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप सुनिश्चित कर लीजिए कि कब तक पानी पहुंचाएंगे और कब तक सारी कार्यवाही हो जाएगी, लेकिन अभी भी ढाक के 3 पात योजना के नाम बताते हैं और आखिर में उनका जवाब आता है कि ये सरकार के रहते रहते उसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब देखो, सुपेबेड़ा का मामला कितना गंभीर है कि वहाँ प्रदूषित जल और अन्य कारणों से लगातार एक एक करके मौतें हो रही है। ये सरकार की टीम गई, खुद स्वास्थ्य मंत्री गए, पीएचई मंत्री गए, लोगों को आश्वासन दे करके आए। आज इनके प्राथमिकता में सुपेबेड़ा नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मंत्री जी जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं कि कब तक के पूर्ण कर पाएंगे। उनके हाल में सुपेबेड़ा के निवासियों को छोड़ दिया गया है, जबकि सबसे प्राथमिकता में इसको रखनी चाहिए, क्योंकि बाकी जगह भी खारे पानी की समस्या है और भी अन्य समस्याएं हैं। लेकिन सुपेबेड़ा में जो स्थिति है वो स्थिति पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन सुपेबेड़ा के जो है प्राथमिकता में सरकार की नहीं है और इसलिए हम लोग असंतुष्ट, उनके जवाब से असंतुष्ट होकर के वॉकआउट किए, बहिर्गमन किए। मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि क्या हमारे आर्थिक सर्वेक्षण है उसको आप लोग मानेंगे, जो आप लोगों ने डेटा जुटाया है क्या वो हमको देंगे, और जो अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, कोई 11 लाख कोई 18 लाख। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी वो पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जरा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि 2011 की सर्वे सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को मकान मिलने? 16 लाख लोगों को मकान मिलने थे, 8 लाख लोगों को मिल गए, 8 लाख लोगों को और मिलना बचा है। 2016 की सर्वे सूची के अनुसार आवास प्लस में 8 लाख मकान छत्तीसगढ़ को और मिलने हैं। दोनों मिला लेंगे तो 16 लाख आवास हो गए और शहरी आवास के 4 लाख से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है। तो 20 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लोगों को छीनने वाला, गरीबों के सर से छत छीनने वाली, गरीबों की आह लेने वाली, पाप करने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है।
और जो गरीबों की आह है वो बड़े बड़ों को भस्म कर देती है, वो इस सरकार को भी भस्म कर देगी। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हजारों लोग, 1 लाख से ज़्यादा जनता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। वो इस बात को प्रदर्शन करती है कि बीजेपी की इस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आना मतलब उनकी नाराजगी सरकार के प्रति है, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। निश्चित रूप से मंत्रियों के हाथ में कुछ है ही नहीं, मंत्री काम करने की स्थिति में नहीं है, मंत्री की कोई सुनने वाला नहीं है, और मंत्री जी तो खुर्चन में संतुष्ट होते हैं, और जहां पर खुर्चन भी नहीं मिलती वहां पर काम नहीं होता है। और जवाब देने की बजाय आजकल झुंझलाना ये आम बात हो गई है। अब इनके जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपने गृह मंत्री के विभाग है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो संस्कार का गढ़ होता था, संस्कृति का गढ़ होता था, उसको अपराध का गढ़ बनाने का काम कोई कर रहा है तो ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज एसपी के पद बिक रहे हैं, आज कलेक्टर के पद बिक रहे हैं, थानेदार का पद बिक रहा है, डीएसपी का पद बिक रहा है। और जब जिनके ऊपर रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही भ्रष्ट हो जाएंगे तो इस नवोदित नौजवान 23 साल के छत्तीसगढ़ को कौन बचाएगा। और इसलिए मैंने इस बात का आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के थाने जमीनों के लेन देन के केंद्र नहीं बनने चाहिए, छत्तीसगढ़ के थाने अपराध को रोकने का केंद्र बनना चाहिए। किसी भी प्रदेश का विकास सड़कों के माध्यम से होता है। आज सड़कों की तो इतनी बुरी हालत है कि लोग छत्तीसगढ़ आना पसंद नहीं करते। आज छत्तीसगढ़ में पर्यटन के नाम पर, राम वनगमन पथ के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और धर्मस्व विभाग को, जिसको सनातन धर्म को बचाने का काम करना चाहिए, वो धर्मांतरण रोकने में नाकामयाब हो रहा है। और इसको लेकर मैंने मंत्री जी से आग्रह किया है कि वो सबसे सीनियर मंत्री हैं, उनके विभाग में चलती नहीं है, जरा वो जागृत हो जाएं। प्रदर्शन शुरू हो गया। आज प्रश्नकाल में सूपे बेड़ा का मामला भी उठा। सूपे बेड़ा हम सब के लिए चिंता का विषय है। जहां पर मुख्यमंत्री चले गए, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री चले गए, 4 साल पहले सूपा बेड़ा के लिए नल जल योजना सैंक्शन हो गई, आज तक उसके टेंडर नहीं हुए, आज तक उसके काम शुरू नहीं हुए हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाली, आदिवासियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने वाली ये सरकार अभी तक 100 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु सूपे बेड़ा में साफ पानी नहीं मिलने के कारण, किडनी खराब होने के कारण हो चुकी है। और मंत्री जवाब देने की बजाय अकड़ते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। इनको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, इनको है तो अपनी जेब भरने की चिंता है। मंत्री के जवाब से भी असंतुष्ट नजर आए, वॉकआउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है। लंबी लंबी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। पिछले 15 साल उन लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने देखा है कि आदिवासियों का क्या हश्र हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी थे, हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, और उनको पद से बेइज्जती करके उस दिन हटाया गया जिस दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, उसी दिन उनको पद से हटाया गया। क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है? आज आदिवासियों को अगर शान से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए किसी ने अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया है देश की आज़ादी के बाद। आज शिक्षा में, नौकरी में, सभी क्षेत्रों में अगर आदिवासी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो संविधान में प्रदत्त अधिकार के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में आज हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो कोलैप्स हो गया है।
विधानसभा में 32% आरक्षण के लिए विधानसभा पारित करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत के लिए भेजा है। हमारे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो आदिवासी हो या दूसरे वर्ग के हो, एक बार भी ना राजभवन जा कर के ज्ञापन दिए, ना कोई स्टेटमेंट दिए, ना केंद्रीय मंत्रिमंडलों से बात किए, ना प्रधानमंत्री से, ना राष्ट्रपति से। आखिर बंजर खेत में कब तक ये खेती करेंगे? आज आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को छीनने में भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका निभा रही है और हमारे जो आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वो लोग बाल नहीं कटवाने की बात करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज विधानसभा में सामान्य आय व्यय पर, सामान्य बजट पर चर्चा हुई और बजट में जितनी कमी और खामी थी, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष के सरकार की एक एक कमी और खामी को उजागर किया। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसकी पूरी चर्चा ये प्रदेश में भी करते हैं, देश में भी करते हैं, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। गौठान कहां से संचालित होगा, नरवा गरवा घुरवा बारी का होगा क्या, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। बजट में जो विकास का मूलभूत ढांचा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सिंचाई के संसाधन हैं, उसका कोई स्पष्ट विजन इस बजट में दिखाई नहीं देता। शराबबंदी की घोषणा इन्होंने की थी अपने चुनाव घोषणा पत्र में, गंगा जल उठाकर कसम खाया था, लेकिन शराबबंदी का कहीं पर कोई उल्लेख इस सामान्य बजट में नहीं हुआ। न माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में कोई बताया। तो इन सारी विसंगतियों को हम लोगों ने बजट में तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ उठाया है। देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की तो निरंतर बस्तर में 4 हमारे प्रमुख पदाधिकारियों की हत्या हुई। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। कवर्धा में जिला बदर की कार्रवाई की जा रही, उसको भी हमने शून्यकाल में भी उठाया और बजट के, आम बजट के भाषण में भी मुख्यमंत्री का हमने ध्यान आकर्षित किया। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमने कहा कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। कल 15 मार्च दिन बुधवार को प्रधानमंत्री आवास, जो 16 लाख हितग्राही इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में है और उनको मकान नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो भूपेश जी की सरकार दोषी है, कांग्रेस की सरकार दोषी है। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही भी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आने वाले हैं और वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में आहूत किया है और उसमें हम सभी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से विशेष आग्रह करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। ये लड़ाई उनकी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उनकी अगुवाई कर रही है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम 1 लाख से ज़्यादा भीड़ लाएंगे, लेकिन भीड़ की संख्या उतनी दिख नहीं रही है और 2-3 बैरिकेड तोड़ के जरूर आ गए थे। उसमें से हमारे कुछ अरुण साहू जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, ऐसे लगभग 100 लोगों को बस में भरकर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया है और इनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। जिस तरह का
इन लोगों ने घोषणा किया था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। आंसू गैस के वाटर कैनन छोड़ा गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।